Let's improve English. ये कार बाकी सभी कारों पर भारी पड़ती है। आजकल तो मार्केट में ये फोन छाया हुआ है। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं और इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा, उन्हें इंग्लिश में कैसे कहेंगे मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप डेफिनेटली अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। एक ही वीडियो में मैं अलग अलग सेंटेंसेस लेकर उनकी हेल्प से आपको फ्रेजेस, वोकैबुलरी, इडियम सिखाने की कोशिश करता हूं और ये कोशिश करता हूं कि आप इन वर्ड्स को, फ्रेजेस को अपने कॉन्वर्सेशंस में इंक्लूड कर पाएं और अपने इंग्लिश को और फ्लुएंट बना पाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर जब हम कहते हैं ये कार बाकी सभी कारों पर भारी पड़ती है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है डोमिनेट, उसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दिस कार डोमिनेट्स एवरी अदर कार। दिस कार डोमिनेट्स, डोमिनेट करती है यानी कि इसका सबसे ज्यादा बड़ा असर है, प्रभाव है मार्केट में, सब कारों पर भारी पड़ती है ये। दिस कार डोमिनेट्स एवरी अदर कार। उसी तरीके से यहाँ पर हम फोन की बात कर रहे हैं, पूरी मार्केट में ये फोन छाया हुआ है यानी ये फोन पूरी मार्केट में डोमिनेट कर रहा है। दिस फोन इज डोमिनेटिंग द मार्केट दीज डेज। दिस फोन इज डोमिनेटिंग द मार्केट दीज डेज, यानी इन दिनों ये फोन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, यानी यही फोन छाया हुआ है मार्केट में। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बता देना। मेरा काम तो हो गया है। जब हम ऐसे कहते हैं ना काम हो गया है, जब भी कुछ भी आप काम कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरा काम हो गया, मैं डन हूं, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कह सकते हैं, टेल मी व्हेन यू आर डन। टेल मी व्हेन यू आर डन। ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है इस बात को कहने का। नहीं तो आप कह तो ऐसे भी सकते हैं, जब तुम्हारा काम हो जाए, यानी कि व्हेन यू कंप्लीट योर वर्क, या फिर व्हेन योर वर्क इज कंप्लीट टेल मी। लेकिन इतना बोलने की जरूरत नहीं है। नेचुरली जब आप कहते हैं कि यू आर डन, इसका मतलब आपका काम अब हो गया है। टेल मी व्हेन यू आर डन, यानी जब आपका काम हो जाए तो मुझे बता देना। वैसे ही मेरा काम तो हो गया है, आई एम डन। आई एम डन, इसका मतलब है मैं जो भी कर रहा था वो अब फिनिश हो गया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तुम कब से इतने ईमानदार हो गए? तुम कब से इतने लालची हो गए? इन सेंटेंसेस के लिए हम कैसे कहेंगे? सिंस व्हेन डिड यू बिकम सो ऑनेस्ट। सिंस व्हेन डिड यू बिकम सो ऑनेस्ट, इतने ऑनेस्ट कब से हो गए, इतने लालची कब से हो गए। सिंस व्हेन डिड यू बिकम सो ग्रीडी। सिंस व्हेन डिड यू बिकम सो ग्रीडी। वो बहुत घटिया आदमी है और ऐसा ही उसका भाई है, वो एकदम तैयार है और मैं भी। जब भी आप कुछ ऐसी बात करें, आपने कुछ बताया है किसी के बारे में और सेम बात आप किसी और के बारे में बता रहे हैं, तो कैसे कहेंगे? इस सेंटेंस को देखिए, ही इज वेरी चीप एंड सो इज हिज ब्रदर। एंड सो इज हिज ब्रदर, यानी ऐसा ही उसका भाई है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है कि सिचुएशन के हिसाब से सो के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट। सो इज हिज ब्रदर, जैसे वो एकदम तैयार है, ही इज एब्सोल्युटली रेडी एंड सो एम आई। एंड सो एम आई, और मैं भी हूं, एंड सो एम आई। तो जब आप ऐसी बात कह रहे हैं कि जो बात मैच करती है किसी और से, तब आप सो का यूज करते हैं। सो के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं बहुत बिजी हूं, आई एम वेरी बिजी, और आप कहना चाहते हो मैं भी बिजी हूं, सो एम आई। मेरा भाई भी बिजी है, सो इज माई ब्रदर। वो भी बिजी है, सो इज ही। मैं इस चीज से साफ मना करता हूं। मैंने बाहर से खाना मंगवाना चाहा पर उसने साफ इनकार कर दिया। जब कोई बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसके लिए साफ मना करता हूँ, इनकार करता हूँ। इंग्लिश में एक इडियम होता है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आई पुट माई फुट डाउन ऑन दिस। आई पुट माई फुट डाउन ऑन दिस, इस बात से मैं साफ मना करता हूँ, इनकार करता हूँ। पुट योर फुट डाउन, इसका मतलब साफ साफ मना कर देना। आप किसी चीज को नहीं होने देना चाहते हैं, आप एकदम डायरेक्ट मना कर रहे हैं। मैंने बाहर से खाना मंगवाना चाहा पर उसने साफ इनकार कर दिया। आई वॉन्टेड टू हैव सम फूड डिलीवर्ड बट ही पुट हिज फुट डाउन। ही पुट हिज फुट डाउन, इसका मतलब वो बिल्कुल खड़ा हो गया, टाइट हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं, उसने मानी नहीं वो बात। ही पुट हिज फुट डाउन। यहाँ पर आप देख रहे हैं हैव सम फूड डिलीवर्ड, यहाँ पे हैव एक पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है, यानी कि खाना मंगवाना चाहा मैंने। पॉजिटिव वर्ब्स को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। काफ़ी इतना पहले भी नहीं, थोड़े दिन पहले बनाई थी। उस वीडियो का लिंक आपको यहीं पर आई बटन में मिल जाएगा। मैंने किसी की आहट सुनी। मैंने किसी की आहट सुनी, ये आहट तो संजना के पैरों की लगती है। आहट इंग्लिश में कहेंगे आई हर्ड समवन्स फुटफॉल। आई हर्ड समवन्स फुटफॉल। जी हाँ, जो कदमों की आवाज होती है, फुटस्टेप्स की जो आवाज होती है, उसे हम फुटफॉल कहते हैं। आई हर्ड समवन्स फुटफॉल। सिमिलरली
दिस seems to be संजना's footfall, यानी ये तो संजना के पैरों की आहट लगती है। दिस seems to be संजना's footfall। तुम्हारे बिना घर काटने को दौड़ता है, कहने का मतलब है कि तुम्हारे बिना घर में बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। घर काटने को दौड़ता है, इसे हम कैसे कह सकते हैं? तो अक्सर क्या होता है, हमें सेंटेंस के मीनिंग को समझते हुए उसको ट्रांसलेट करना होता है, वर्ड फॉर वर्ड नहीं, हमें समझना होता है क्या ना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर मतलब है अकेलापन महसूस होता है। हम कह सकते हैं आई फील वेरी लोनली इन द हाउस विदाउट यू। आई फील वेरी लोनली इन द हाउस विदाउट यू। द हाउस सीम्स डिजर्टेड विदाउट यू, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर कोई प्लेस डिजर्टेड है, इफ सम प्लेस इज डिजर्टेड दैट मीन्स देयर आर नो पीपल, वहाँ पर कोई लोग नहीं है, वो सुनसान है, वीरान है, उसे डिजर्टेड कहते हैं। तो एक वे में हम डिजर्टेड भी यहाँ पे कह सकते हैं। द हाउस सीम्स डिजर्टेड विदाउट यू, यानी खाली खाली लगता है, एकदम वीरान लगता है तुम्हारे बिना। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस हाउस पिंचेस मी विदाउट यू। दिस हाउस पिंचेस मी विदाउट यू। मैं हॉर्न बजा रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं चिल्ला रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कांट यू हेयर मी हॉन्किंग? कांट यू हेयर मी हॉन्किंग? कांट यू हेयर मी शाउटिंग? कांट यू हेयर मी शाउटिंग? मैं चिल्ला रहा हूं, तुम्हें सुन नहीं रहा है क्या? वो क्या कहे इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे वो बेशक कुछ भी कहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लोग क्या कहते हैं उसकी वो रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। रत्ती भर भी किसी चीज की परवाह ना करना। इस बार फिर से मैं आपको एक इडियम सिखाना चाहता हूँ। I don't give two hoots about what he might say. I don't give two hoots about what he might say. Give two hoots about something. Give two hoots about something. यानी कि किसी के बारे में परवाह करना, किसी चीज के बारे में कुछ भी परवाह करना। So I don't. मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। हम ऐसे भी कह सकते हैं I don't give a damn about what he might say. वो चाहे जो भी कहे। might का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए कह रहे हैं कि वो जो भी कह सकता है, वो जो भी कुछ कहे, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। I don't give two hoots about what he might say, or I don't give a damn about what he might say. लोग क्या कहते हैं उसकी वो रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। He doesn't give two hoots about what people say. He doesn't give a damn what people say. He doesn't give two hoots about what people say. I think you've understood how to use this particular idiom in your conversations when you need it. So friends, that's it for this video. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। So friends, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। Till then, take care and bye bye.